नमस्कार फोक्स, माय नेम इज सुशांत सानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू एड्यूएटल। आज का सेशन हमारा सेकंड सेशन है ऑन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके यूएस सीपीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का ये सेकंड सेशन है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के बारे में, विच इज इनकम स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। But before I get into this text, मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 डॉक्यूमेंट से बन के मिल के बनती है। 5 डॉक्यूमेंट्स टुगेदर आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स? इट इज योर बैलेंस शीट, statement of income and other comprehensive income, statement of changes in equity। अच्छा, यहां पे एक बात बताऊं, equity is not one single financial item, equity is also a group of elements of equity। तो कुछ फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं जो मिला के इक्विटी बनाते हैं। इसके बारे में हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को जब पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। Next is your cash flow statement, and last but not the least, but yes, इसको मैं हमेशा हाईलाइट करता हूं बिकॉज स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। जैसा मैंने फर्स्ट सेशन में भी बोला था, दैट इज द नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेवर फॉरगेट इट। स्टूडेंट्स ऑफ एड्यूएटल विल नॉट मेक दिस मिस्टेक, ओके। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बैलेंस शीट को बहुत डिटेल में तो नहीं, बट यस, उसका बेसिक ओवरव्यू हम हमारे लास्ट सेशन में ले चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब स्टेटमेंट ऑफ इनकम, पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट है जो हमें क्या देता है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द बिजनेस। क्या देता है हमें? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द बिजनेस, यानी पूरे साल बिजनेस चलता रहा, पूरे साल भर बिजनेस ने जो भी ट्रांजैक्शंस करी, जितने भी चीजें बिजनेस ने खरीदी बेची, जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस ने करी, उसका रिजल्ट हमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से मिलता है। तो ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि ये हमें देता है, अगर मैं यूएस गैप्स के बारे में बात करूं, तो ये हमें देता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब है टोटल इनकम, वेदर इट इज अर्नड इनकम दैट इज रियलाइज्ड और वेदर इट इज अनरियलाइज्ड इनकम। यानी कि हमने इनकम तो कमा ली, बट हमारे हाथ में वो अभी तक पैसे नहीं आए हैं। दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड इनकम। रियलाइज्ड इनकम, रियलाइज्ड इनकम हमें मिलती है स्टेटमेंट ऑफ इनकम से, और अनरियलाइज्ड इनकम हमें कहां मिलती है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज द सम टोटल ऑफ टू थिंग्स, दैट इज योर नेट इनकम, नेट इनकम जो हमें मिलती है स्टेटमेंट ऑफ इनकम से, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि जो हमारी अनरियलाइज्ड इनकम्स होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपके यूएस सीपीए के फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के सिलेबस को ध्यान में रख के बताऊं,
तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स के कुछ 4-5 आइटम्स हैं जो हमें हमारे पूरे सिलेबस में पढ़ने हैं, अलग अलग जगहों पे हम उसको पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। इसको हम अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से कंप्लीट करेंगे। अभी हम बात करते हैं अबाउट नेट इनकम। अब नेट इनकम निकलती कैसे है? बहुत सिंपल है। मैं आपको, आप भले ही यूएस गैप फॉलो करिए, भले ही आप आईएफआरएस फॉलो करिए, भले ही आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो मैं आपको दे सकता हूं कि हमारा इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है। हमारा इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है? सारे रेवेन्यूज जो हमने कमाए, और ये रेवेन्यूज भी, ऑल कैश इनफ्लोज आर नॉट रेवेन्यूज। जो कैश इनफ्लोज हमारे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के 5 स्टेप्ड मॉडल को सेटिस्फाई करते हैं, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यूएससीपीए के, उसे ही हम रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है? इन रेवेन्यूज में से जब मैं बिजनेस के एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर से फिर जब मैं माइनस कर देता हूं टैक्स, तो मुझे मिलता क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एज आई टोल्ड, यूएस गैप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस लगभग सिमिलर ही है व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट ऑफ इनकम, क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट एसेंस चेंज नहीं होती। एसेंस सेम रहेगी आपकी अकाउंटिंग की। ठीक है? तो रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस हटाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, फिर टैक्स हटाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिल चुका है, यही हमारी नेट इनकम होती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं विच इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनकम। स्टेटमेंट ऑफ इनकम के अंदर हम करते क्या है? हम हमारे करंट ईयर के रेवेन्यूज के अगेंस्ट चार्ज करते हैं करंट ईयर के एक्सपेंसेस, और इसको करके जो हमारा डिफरेंस आता है वही होता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि वही होती है हमारी नेट इनकम। बट आई वॉन्ट आर स्टूडेंट्स to know a certain thing which is called appropriation of profits। क्या कहा जाता है? appropriation of profits। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या किया जाता है? ओनर्स को पे करना चालू कर देते हैं। ओनर्स आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया जाता है, और उसके बाद हमें मिलता क्या है? पाफेश। अब जो हमें रिजल्टिंग फिगर मिलता है पैट में से माइनस करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, उसे हम बोलते हैं पाफेश। ये इस फिगर को मैंने एक प्यारा सा नाम दिया है, यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी बुक। पाफेश इज प्रॉफिट, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब हमारे कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट बचता है उसे हम बोलते हैं पाफेश। बट याद रहिएगा, ओनर्स को पैसे बांटना, प्रेफरेंस डिविडेंड देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को यानी कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को उनका डिविडेंड देना, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना, दिस इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो निकल चुका है, नेट इनकम निकल चुकी है, इनकम स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हो रहा होता है उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि प्रॉफिट्स को ओनर्स में बांटना। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी गेट टू द फिगर ऑफ नेट इनकम। एंड जब नेट इनकम को हम ऐड कर देते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ, तो हमें क्या मिल जाती है? हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो क्या है? हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने का सबसे रिलायबल फैक्टर है। ठीक है?
आई होप दिस मच इज क्लियर। थोड़ा सा टेक्सचुअली देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। इट प्रोवाइड्स यूजर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, users of the financial statement with the financial performance of the business for the period, financial performance of the business for the period in form of comprehensive income. And what is comprehensive income? Comprehensive income is net income added with other comprehensive income. आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए यू कैन कंसिडर इट इन सच अ वे दैट इट इज रियलाइज्ड इनकम्स प्लस अनरियलाइज्ड इनकम्स। चलिए आगे चलते हैं। नेट इनकम कैसे निकलती है? जैसा मैंने आपको फॉर्मेट लिख के बताया था, नेट इनकम वैसे ही निकलती है। सारे रेवेन्यूज और हमारे सारे गेन्स को ऐड करते हैं और उसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को। ठीक है, फिर हम उसके अंदर से हमारी टैक्स प्रोविजन बनाते हैं फॉर द ईयर, हम टैक्स एक्सपेंस हमारा बनाते हैं फॉर द ईयर, एंड उसके बाद हमें मिलता है हमारा नेट इनकम। सो दिस इज हाउ वी गेट आवर नेट इनकम, इनकम एंड गेन्स फॉर द पीरियड लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फॉर द पीरियड, वी गेट आवर नेट इनकम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, सारे रेवेन्यूज में से सीओजीएस हटा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एक बेसिक सी बात, सीओजीएस क्या होता है? सीओजीएस माने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने जितने भी गुड्स बेचे, बदले में हमें मिला क्या? रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से अगर हम माइनस कर दें उन गुड्स की कॉस्ट, यानी कि उन गुड्स की लागत, यानी कि वो खर्चा जो हमने उठाया उन गुड्स को या तो खरीद के बेचने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए, के बाद बेचने के लिए, दैट इज आवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप इसके अंदर अपने रेवेन्यू में से जब सीओजीएस हटा देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से हम क्या माइनस करेंगे? अपना एस जी एंड ए एक्सपेंसेस, यानी कि सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, विच आर ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके अंदर से आप टैक्स माइनस करेंगे और आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, लेट्स गेट बैक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, विच इज द सम ऑफ नेट इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? अनरियलाइज्ड इनकम। ठीक है, अब अनरियलाइज्ड इनकम का आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक लैंड खरीदा 1 जनवरी ईयर 1 को। लैंड आपने खरीदा $100,000 का। अब हुआ क्या? आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, द लक वॉज प्लेइंग इन फेवर। गवर्नमेंट ने इसी लैंड के पास में से एक मेट्रो लाइन बना दी। यहां पे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा था हॉस्पिटल का, विच इज वेरी क्लोज टू दिस लैंड, एंड और भी पब्लिक एमिनिटीज गवर्नमेंट ने आसपास बना दी, जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपके लैंड की वैल्यू इंक्रीज कर गई, डिमांड इंक्रीज कर गई, ऑब्वियसली प्राइसेस इंक्रीज कर गए। तो अब आपने पूछा अपने प्रॉपर्टी डीलर से कि मेरे लैंड को मैंने बेचना नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग कि मेरे लैंड की अभी मार्केट में प्राइस क्या है, बिकॉज फैक्टर्स शोज कि मेरे लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हुई होगी। उसने आपको बताया कि सर $150,000 का आपका लैंड आप चाहो तो मैं अभी बिकवा सकता हूं, दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ योर लैंड राइट नाउ ऑन 31 दिसंबर ईयर 1। तो आप मुझे बताइए, आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके यूजर्स को ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पिक्चर दिखे? ऑब्वियसली आप चाहेंगे। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पिक्चर को दिखाने के लिए हो सकता है आपको आपके लैंड को $100,000 की जगह $150,000 पे दिखाना पड़े। बिल्कुल, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखानी है।
दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, यूजर्स की हेल्प करना, और यूजर्स को हेल्प करना किसके अंदर, यूजर्स के इन्वेस्टमेंट डी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फैसिलिटेट करने में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको हेल्प करती है। तो आप मुझे बताइए, ये लैंड आज भी आपके पास है, आपने $50,000 का गेन रिकॉग्नाइज करा है, बट ये गेन कैसा है, अनरियलाइज्ड गेन है। दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड गेन। ऐसे गेन्स होते हैं अनरियलाइज्ड गेन, कि गेन तो है लेकिन उस गेन को मैं अभी मटीरियलाइज नहीं कर पा रहा, वो मेरी जेब में इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं पहुंच सकता अभी, जब तक मैं इस लैंड को एक्चुअली में $150,000 का बेच ना दूं। जिस दिन बेचूंगा उस दिन हाँ ये गेन रियलाइज हो गया, बट अभी के लिए इट इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ फेयर वैल्यूज एंड इट इज नॉट अ रियलाइज्ड गेन। ऐसे ही ये तो एक एग्जांपल था टू मेक यू अंडरस्टैंड, this was an example to make you understand what is unrealized gain. But क्या सारे unrealized gain are a part of other comprehensive income? No, only certain unrealized gain are a part of other comprehensive income, जैसे unrealized holding gain या loss on available for sale AFS debt securities, gains and losses on derivatives designated and qualifying as cash flow hedges। इसके बारे में हम कैश फ्लो, जब हम हेजिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब हम बॉन्ड्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम एएफएस डेट सिक्योरिटीज की इनिशियल रिकॉग्निशन से लेके उनकी क्या कहते हैं डिस्काउंट या प्रीमियम को एमोरेटाइज करने से लेके उसकी रिडेम्पशन तक सब कुछ सीखेंगे डिटेल में, नॉट जस्ट फॉर एएफएस डेट सिक्योरिटीज बट फॉर ट्रेडिंग डेट सिक्योरिटीज ऑल्सो एंड सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड टिल मेच्योरिटी, उनके बारे में भी। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट फॉर अ फॉरेन ऑपरेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन? देखिए, जब हम अगर हमारी कोई बैलेंस शीट को रीराइट करते हैं, रीराइट करते हैं, क्यों रीराइट करना पड़ रहा है, क्योंकि सपोजिंगली ये बैलेंस शीट वाज इन येन विच इज द करेंसी ऑफ जापान टू डॉलर्स, या फिर आप समझ लीजिए अगर मैं पाउंड में लिखी हुई बैलेंस शीट, पाउंड्स में लिखी हुई बैलेंस शीट को, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में लिखी हुई बैलेंस शीट को रीराइट करता हूं डॉलर्स के अंदर, तो इस केस के अंदर भी डिफरेंस डेट्स के कारण, डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स के कारण डिफरेंसेस आते हैं, वो होते हैं हमारे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट्स फॉर फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, विच आर आर ट्रांसलेशन गेन्स और लॉसेस, ये भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट होता है। हमारा एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर इस पे भी है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी यू जस्ट हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, आगे जाके आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी। नेक्स्ट इज चेंज इन द फेयर वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। सो दिस इज ऑल्सो डिटेल में कवर्ड इन अ चैप्टर which is actually our next chapter, हम उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। But for now, what you have to keep in mind is these are the 4 bullet pointers which are covered under other comprehensive incomes. I hope this much is clear. आगे चलते हैं। अब as I told you while I was explaining this essence of financial statements के अंदर आपको मैं बता रहा था कि एक इनकम स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से बनता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। क्यों? दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। वही मैंने आपको यहां पे लिख के बताया है कि द बिलो मेंशन ट्रांजैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, इन नेट इनकम, दैट इज ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, items reported initially in other comprehensive income, transfers to and from appropriated retained earnings, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग से ट्रांसफर, अगर आप रिटेन्ड अर्निंग से कोई ट्रांसफर कर रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग के अंदर या फिर रिटेन्ड अर्निंग से किसी और फंड के अंदर,
तो ये आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। रिटेन्ड अर्निंग एक तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तिजोरी होती है, ट्रेजरी होती है। 10 साल से हम पैसे कमा रहे हैं, सपोजिंगली 10 साल से कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो 10 साल में उसने जो भी कमाया होगा उसका थोड़ा सा पोर्शन री इन्वेस्ट कर दिया होगा अपने बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा ओनर्स ने निकाल लिया होगा, बचा हुआ पैसा, एक्स्ट्रा पैसा वो अपने बिजनेस में रखते हैं कंटिंजेंसीज के लिए। कुछ भी हो सकता है, बिजनेस ऑपरेट्स इन वेरी डायनेमिक इन्वायरमेंट्स, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट रखते हैं, विच इज आर रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन प्रायर पीरियड्स ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस, क्योंकि ये अकाउंटिंग चेंजेस को रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर किया जाता है वाया डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग, एंड इसके अंदर हमारी नेट इनकम को बिल्कुल टच नहीं किया जाता। अकाउंटिंग चेंजेस पे आपका एक पूरा चैप्टर है। सिंस दिस इज एन इंट्रोडक्शन, मैं आपको आपके चैप्टर्स आपके सिलेबस के साथ भी फेमिलराइज करवाते चल रहा हूं कि यू विल हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू अकाउंट फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एरर करेक्शन एंड चेंज इन रिपोर्टिंग एंटिटी। इस सब के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम एज पर माय एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे निकलती है? नेट इनकम प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करके, राइट। अब हमें नेट इनकम निकाल के देनी होती है दो पार्ट्स में, दो फ्रैगमेंट्स में। क्या है वो फ्रैगमेंट्स? नेट इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड नेट इनकम फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन मतलब कि आप बताइए, जैसे टाटा है, टाटा कई सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है। टाटा स्टील भी मैन्युफैक्चर करता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी है, एयरलाइंस के अंदर भी है, एविएशन के अंदर है, टाटा केमिकल्स के अंदर भी है, टाटा पेट्रोलियम के अंदर भी है, तो टाटा बहुत सारी चीजों में है। सपोजिंगली अगर टाटा अपनी कोई एक सेगमेंट को बेचने का सोचे, एक सेगमेंट को, तो उस सेगमेंट के सारे रिजल्ट्स को हम अलग से दिखाते हैं, इसीलिए उसको हम दिखाते हैं अंडर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, करना सेम ही है हमने, रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट इनकम निकालनी है। इट इज गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ ऑफ दीज, बट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को हम अलग से दिखाते हैं। ऑल्सो देर इज एन एजम्पशन इन यूएस गैप्स फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने कैलेंडर ईयर के मिड में, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, थर्ड क्वार्टर के एंड में, लास्ट डे पे भी अगर किसी सेगमेंट को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन घोषित कर दिया है, यानी कि डिक्लेयर कर दिया है, डिक्लेयर करा है अपने किसी भी सेगमेंट को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, भले ही लास्ट डे पे किया हो, इट इज एज्यूम्ड कि ये फर्स्ट डे से ही, इस साल के फर्स्ट डे से ही, यानी कि पूरे साल के लिए इसके सारे रिजल्ट्स, पूरे 12 महीने के रिजल्ट्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंडर दिखाए जाएंगे, एंड दैट टू नेट ऑफ टैक्सेस। कैसे? नेट ऑफ टैक्सेस। यानी कि अगर हमारा टैक्स रेट 30% का है और इस सेगमेंट से जो हमने डिसकंटिन्यू करा उससे हमें $50,000 का रेवेन्यू आया है, तो हम $50,000 एज रेवेन्यू दिखाते अगर ये हमारा कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन होता पूरा का पूरा। लेकिन ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, इसीलिए हम इसको 1 - 30% यानी कि नेट ऑफ टैक्स करके दिखाएंगे, इसके अंदर से टैक्स को हटा के दिखाएंगे सीधा। हम इसको दिखाएंगे एज $50,000 लेस $15,000, दैट इज $35,000। आई होप दिस मच इज क्लियर।
कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट के। रेवेन्यू जिसके अंदर से आप एक्सपेंसेस सीओजीएस माइनस करके, रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस करके आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, जिसके अंदर से आप एक्सपेंसेस माइनस करके ऑपरेटिंग इनकम निकालते हैं, फिर आप टैक्सेस माइनस करते हैं, आप नेट इनकम तक पहुंचते हैं, बाद में आप अर्निंग पर शेयर एंड अदर एलिमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और वो पीएनएल में जाता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक एग्जांपल जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया। भी देखिए इसके अंदर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस से आपको दिखाए जा रहे हैं फाइनेंशियल एलिमेंट्स, और फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से अलग से दिखाया जा रहा है। आई होप दिस मच इज क्लियर। And how do we calculate our total comprehensive income? Comprehensive income is the sum total of net income and other comprehensive income. $110 and $25 मिला के हमें क्या दे रहे हैं? Comprehensive income. So we'll stop over here. Thank you so much everyone for lending me your ears. It was great teaching you all. See you guys soon. Bye bye.